सोचिए अगर देश के सारे लोग आज बैंक चले जाएं और कहें कि हमें हमारा सारा पैसा कैश में चाहिए तो क्या बैंक दे पाएगा? टेक्निकली और लीगली इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये कोई फ्रॉड है? नहीं। ये है मॉडर्न बैंकिंग का डिजाइन। आज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर की रियलिटी क्या है और बैंक जीरो से कैसे मनी क्रिएट करता है और इसमें आपका रिस्क क्या है। आज हम फाइनेंस के एक ऐसे सच के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको कभी नहीं बताया गया होगा। मैं हूं सी अनुज सिंह और आज हम बैंकिंग के उस ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहती है। मान लीजिए आपने 10,000 अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए। आपको लगता है ये बैंक के वॉलेट में सेफ रखें, पर एज पर बैंकिंग रेगुलेशन बैंक को इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व में रखना होता है। यहाँ दो बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो लगभग 4% होता है, जो बैंक को RBI के पास सेफ रखना पड़ता है, और दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो लगभग 18% होता है। इसका मतलब यह है कि आपके 10,000 में से 1800 बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए। टेक्निकली बैंक ने आपका पैसा गवर्नमेंट को उधार दे दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और बचा हुआ 7800 रुपए किसी और पर्सन को दे दिया है लोन के रूप में। अब यहाँ से मनी क्रिएशन का मैजिक शुरू होता है। आपके अकाउंट में 10,000 दिख रहे हैं और उस पर्सन के अकाउंट में 7800। टोटल मनी सप्लाई हो गई 17,800, जबकि फिजिकल कैश तो सिर्फ 10,000 रुपए था। इसी प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। जब ये 7800 रुपए किसी और बैंक में जाते हैं और इन पैसों से फिर से किसी को लोन दे दिया जाता है तो इसे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। इस तरह आपका एक छोटा सा डिपॉजिट सिस्टम में मल्टीप्लाई होकर डिजिटल पैसा क्रिएट कर देता है। लेकिन एज अ CA मुझे आपको इसके रिस्क भी बताना जरूरी है। जब बैंक मार्केट में ज्यादा डिजिटल मनी क्रिएट कर देते हैं तो इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ जाती है। यानी नया पैसा बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं पर उसकी कीमत आप चुका रहे हैं अपनी सेविंग्स की परचेजिंग पावर खोकर। RBI को इस इंक्रीज लिक्विडिटी को कंट्रोल करना होता है तो वो CRR और SLR को इंक्रीज कर देते हैं सो दैट कम पैसा एज अ लोन इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ट्रस्ट टूटता है। जब भी किसी बैंक के बैड लोन्स यानी NPA बढ़ जाएं और लोग पैनिक होकर अपना पैसा निकालने भागें तो इसे बैंक रन कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास तुरंत देने के लिए कैश नहीं होता। इस वजह से इंडिया में DICGC का कानून लाया गया, जो कहता है कि अगर बैंक फेल होता है तो आपका सिर्फ 5 लाख तक का डिपॉजिट ही इंश्योर्ड है। अब एक नया बदलाव आ रहा है, CBDC यानी डिजिटल रुपी। लोग पूछते हैं ये UPI से कैसे अलग है। देखिए, UPI एक बैंक टू बैंक ट्रांसफर है जो बैंक के प्रॉमिस पर टिका है, लेकिन डिजिटल रुपी RBI की डायरेक्ट लायबिलिटी है। ये कैश का डिजिटल रूप है जिसमें बैंक के डूबने का रिस्क नहीं होता, लेकिन ये प्रोग्रामेबल मनी है जिससे आने वाले वक्त में आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी पर सवाल उठ सकते हैं। तो एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मेरी आपको क्या एडवाइस है? पहला, बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा रखें क्योंकि इकोनॉमी का इंजन है। दूसरा, हमेशा अपने डिपॉजिट्स को डाइवर्सिफाइड रखें। एक ही बैंक में अपनी सारी कैपिटल न लगाएं, खास करके अगर वो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और तीसरा, हमेशा थोड़ा फिजिकल एसेट जैसे गोल्ड या डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखें जो बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल से बाहर हो। बैंकिंग एक ट्रस्ट का खेल है और एक CEO होने के नाते मेरा काम है कि आपको ट्रस्ट इन्फॉर्म्ड हो, ब्लाइंड नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम आज के डिजिटल एरा के लिए तैयार है? यह है शैडो बैंकिंग की दुनिया का दूसरा स्टेप, जहां पैसा इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। पर जब ये पैसा ब्लैक होता है तो उससे व्हाइट किस तरह किया जाता है, क्रिमिनल्स किस तरह से सिस्टम को धोखा देते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको स्कूल में नहीं मिली वो यहाँ मिलेगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी इंसाइटफुल बातों के लिए जुड़े रहें। मैं हूं सी अनुज सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में।